नमस्कार, मेरा नाम है प्रखर तिवारी और आप देख रहे हैं ग्लोबल अपडेट। ग्लोबल अपडेट के इस एपिसोड में आज हम फिर से हॉर्मुज की बात करेंगे। एक नई अपडेट आई है हॉर्मुज को लेकर, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। हम जानते हैं पिछले कई दिनों से हॉर्मुज एक चोक पॉइंट बना हुआ है। एक दिन उसमें यूएस आगे हो जाता है, एक दिन उसमें ईरान आगे हो जाता है, एक दिन एक देश के द्वारा एक्शन लिया जाता है, दूसरे दिन दूसरे देश के द्वारा एक्शन लिया जाता है। अब मेन कहानी ये आई है कि ईरान ने एक लिस्ट जारी की थी कुछ दिनों पहले, जिसकी स्टोरी हमने की भी थी, कि जिसमें 45 टैंकर्स थे जिनको उन्होंने ब्लैक लिस्ट किया गया था। इसमें लगभग बहुत बड़े वाले क्रूड कैरियर्स भी थे, लिक्विफाइड नेचुरल गैस के कैरियर्स भी थे, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के टैंकर्स भी थे और इसमें कुछ प्रोडक्ट वेसल्स भी थी। तो अब इसमें चीज़ क्या निकल के आई है, इसमें इन्होंने एक तो इंडियन शिप भी था, इंडियन कैरियर कह लीजिए आप, और एक पाकिस्तानी कैरियर भी था। इन दोनों को भी इन्होंने ईरान वालों ने ब्लैक लिस्ट में डाला है। पाकिस्तान वाले का नाम मरदान था और दूसरा था, उसका नाम था महारूस। तो इन दोनों को भी ब्लैक लिस्ट में डाला गया है। अच्छा, इसमें एक बात इंटरेस्टिंग ये है कि यूएई की बहुत बड़ी कहानी चल रही है। जितने भी इनको सबको ब्लैक लिस्ट किया जा रहा है, इसमें ज़्यादातर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात के हैं। बाकी मैं और देशों की बात करूं तो इसमें कतर के भी हैं वेसल्स, सऊदी के भी वेसल्स हैं, साउथ कोरिया के भी वेसल्स हैं, माल्टा है, सिंगापुर है और कुछ अलग देश भी हैं। अच्छा, तो इन्होंने एक ट्वीट किया, द पर्शियन गल्फ अथॉरिटी, ये जो ईरान की अथॉरिटी है, शिपिंग अथॉरिटी, उसने ट्वीट किया। उसमें उन्होंने क्या लिखा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, फिर धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे हम अगली चीज़ों की तरफ। उन्होंने लिखा कि इन लाइट ऑफ वायलेशंस बाय सर्टेन वेसल्स ऑफ द ईरानियन अरेंजमेंट्स फॉर ट्रांजिटिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दीज वेसल्स विल फेस रिस्ट्रिक्शन in the future transit through the Strait of Hormuz, such as fines, seizure और confiscation। मतलब पहली बात तो ये है कि ये रूल्स डिफाइन किसने किए हैं। दूसरी बात ये है कि अगर कोई ओमानी वाटर्स की तरफ से जाना चाहता है साउथ की तरफ से, तो उस पर आप हमला करने की कोशिश करते हैं। मतलब अगर आपका रूट कोई ले रहा है, आपकी तरफ के पानी की तरफ से कोई जा रहा है, तभी तो आप फाइन लगा सकते हैं, तभी तो आप सीज कर सकते हैं, तभी तो आप कॉन्फिस्केट कर सकते हैं। मतलब दूसरे के घर, दूसरे रास्ते से कोई और जा रहा है जहाँ पर आपका कुछ लेना देना नहीं है, वहाँ पर आप हमला करो और ये कहो कि हमारे यहाँ से जाओ, हमारे यहाँ से जाओगे तो हम अलग उसको रोक देंगे। तो कोई क्यों जाएगा, कोई क्यों फाइन लगवाएगा, कोई क्यों सीज होना चाहेगा, कोई क्यों जो है कन्फेसिकेट होना चाहेगा। अच्छा, मैं इसमें बात करूं तो इसमें कुछ टैंकर्स हैं जिसकी मैं बात करता हूं। तो यूएई की कुछ एडनॉक लॉजिस्टिक्स है, बहुत बड़ी कंपनी है, और एडनॉक लॉजिस्टिक्स एंड शिपिंग, तो इसके जो सब्सिडरी नेविक टैंकर्स हैं, नेविगेशन टैंकर्स, उनको रोका गया है। सऊदी के मैं कुछ अगर नाम लूँ तो इनके जो नेशनल शिपिंग कैरियर है बाहरी, उसे रोका गया है। अच्छा, सऊदी खिलाफ एक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि सऊदी और इनकी बनती नहीं है आपस में। मैंने ज़्यादातर आपको बताया कि यूएई और सऊदी से इनके रिलेशंस अच्छे हैं नहीं, और वही आप एक तरह से कह लीजिए कि शिया सुन्नी वाला कॉन्फ्लिक्ट है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो मैं जब हुती की बात करता लगातार आया हूँ, तो हुती एक रेबल ग्रुप है यमन का, जिसको कि ईरान का सपोर्ट मिला हुआ है, और वो लगातार यमन के अंदर और सऊदी के अंदर हमले करता रहता है और इनकी लड़ाई चलती रहती है। तो ईरान पूरी कोशिश कर रहा है कि हुतियों को मजबूत करा जाए और सऊदी को कमज़ोर किया जाए, मतलब हर फ्रंट के ऊपर। और मैं एक बात आपको बताऊं, अभी कुछ दिनों पहले एक सोर्स के द्वारा खबर आई थी कि बड़े स्टेटमेंट्स आए हैं ईरान के कुछ लीडर्स के, ईरान के कुछ पार्लियामेंटेरियंस के, जर्नलिस्ट के। मतलब वहाँ पर एक धड़ा था, वो ऐसी बातें कर रहा था कि खमेनेई हैं, उनकी डेथ में ये सारी जो गल्फ कंट्रीज है ना आस पड़ोस की, वो सब शामिल हैं। इसलिए सऊदी जो है, यूएई जो है, ईरान का कट्टर विरोधी रहा है। और जब इन्होंने हमने रोक दिए यूएस और इजराइल ने, सऊदी ने सामने से जाके कहा कि भाई साहब आप जो है हमले कीजिए इन पे, आपने इन पे हमने रोक क्यों दिए हैं। तो मतलब अब ईरान जो है अपनी तरीके से चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। अगर सैन्य चीज़ें नहीं कर पा रहा है तो इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, मैं थोड़ी इस न्यूज़ की तरफ वापस आता हूँ। तो इसमें जो है एक प्रोसीजर है, अपने आप को अगर आप ब्लैक लिस्ट में से रिमूव करवाना चाहते हैं तो उसका एक प्रोसीजर है। आपको एक फॉर्मल एप्लीकेशन देनी पड़ेगी पीजीएसए को, जो पीजीएसए मैंने आपको बताया, पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी, ये ईरान की जो शिपिंग अथॉरिटी है उसकी है। इसके बाद जो है आपका नाम ब्लैक लिस्ट में से बाहर आ सकता है। चांसेस तो कम है, क्योंकि अगर आपका नाम सऊदी से जुड़ा हुआ है या फिर आपका नाम यूएई से जुड़ा हुआ है, तो आपका नाम जो है उस लिस्ट में से, उस ब्लैक लिस्ट में से बाहर आना बहुत मुश्किल है। एक डेटा और आपको बताता हूं मैं। तो उस डेटा में क्या है, लगभग 1/3 जो वेसल्स है ना, अगर मैं 100 में से 33 की बात करूं, तो लगभग
इसमें जो है ना नंबर था माफ कीजिए 45 में से अगर 1/3 हो गया तो 15 वेसल्स लगभग इसमें ऐसी हैं, 14-15 वेसल्स जो पहले ही डैमेज हो चुकी हैं, जो पहले ही काफी बार कॉन्फिस्केट की जा चुकी हैं, जो वॉर चल रहा था उसके द्वारा। ठीक है, 14 का नंबर आता है तो 1/3 वही हो गया। और ये हुआ कहाँ, अब मैं आपको कहानी समझाता हूँ, ये सब हुआ कहाँ। जो ओमानी वाटर्स वाली मैं कहानी आपको बार बार समझाता रहता हूँ ना, कि नॉर्थ में ईरानी वाटर्स हैं, साउथ में ओमानी वाटर्स हैं, तो इन लोगों ने कोशिश क्या की, अगर ईरान तो निकलने दे नहीं रहा है, ईरान रोक देता है, फाइन लगा देता है, ब्लैक लिस्ट में डाल देता है, तो हम अपना रास्ता बदल के देखते हैं। तो शिप्स ने क्या है, ईरानी वाटर से ना जाकर ओमानी वाटर से जाने की कोशिश जो है शुरू की। अच्छा, यहाँ पर फिर ईरान ने क्या किया शुरू, ईरान ने इन शिप्स पे हमले करने शुरू कर दिए, इनको फिर दोबारा इन पे सैंक्शंस लगाने शुरू कर दिए, इनको सीज करना शुरू कर दिया, इनको डैमेज करना शुरू कर दिया। मतलब इन लोगों ने कुछ गैजेट्स यूज़ किए, कुछ अलग अलग तरह के जो है इक्विपमेंट्स यूज़ किए ताकि इनकी लोकेशन ना ट्रैक हो सके या फिर ये ईरान की नज़र में ना आ सके, पर ईरान के हमले रुके नहीं। और अब प्रोटेक्शन वाली बात आई कि कोई तो बचाएगा, कोई तो बचाएगा। बचाया किसने? यूएस नेवी ने जाके बचाया। ट्रंप ने लगातार ये बातें भी कही, फिर हमारा कंट्रोल हो गया है हॉर्मुज़ के ऊपर और ईरान पीछे हटता जा रहा है। कुछ हद तक सच्चाई थी इस बात में, क्योंकि एक एजेंसी है केपलर, उसका डेटा आया लगभग 80% जो शिप्स है ना वो साउथ में ओमानी वाटर्स के थ्रू आराम से ट्रांजिट कर पा रहे हैं। तो ये कहानी है, मतलब जितने भी डैमेजिंग व्हीकल्स हैं, अब जो वेसल्स डैमेज हुई हैं वो सारी हुई कहाँ पे हैं? यहाँ पे सारी ओमानी वाटर्स में, यानी सारी साउथ में। मतलब जो ईरान के तरफ से जो जा रहा है उसको ईरान रोक रहा है, बस डैमेज नहीं कर रहा, पर यहाँ पर जो भी जाएगा उसको ईरान डैमेज करेगा। मतलब तुम्हारा हक क्या बनता है किसी दूसरे देश के जहाज को डैमेज करने का? तो ये कहानी है। और यूएई की कहानी में आप वापस आता हूँ एक बार, लगभग 170 वो जिस मतलब 170 बार कोई यात्रा जो हुई है उसमें से आप ये मानिए कि जो 75 यात्राएं थी उन शिप्स की, या तो उनकी अगली डेस्टिनेशन जो है वो यूएई थी, या फिर उससे, और 70 की जो पिछली मतलब जहाँ से वो आ रहे हैं यूएई थी। मतलब यूएई कनेक्शन बहुत है। और मैंने आपको बताया भी कि जो सबसे ज़्यादा नंबर है इन इस ब्लैकलिस्ट में शिप्स का वो यूएई का ही है, फिर नंबर 2 पे सऊदी आता है। अच्छा, आप मैं एक चीज़ और बताता हूँ आपको। मैं नेवी की प्रोटेक्शन की बात कर रहा था आपसे कि किस तरीके से यूएस नेवी जो है वो प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है। और उनके एक सेक्रेटरी ऑफ एनर्जी हैं क्रिस राइट, उन्होंने एक बात कही, वो जरा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। 7-day एवरेज ऑफ ऑयल लीविंग द स्ट्रेट is over 8 million barrels a day. Make no mistakes, thanks to the US Navy, oil is flowing through the Strait of Hormuz. मतलब वो कह रहे हैं कि यूएस नेवी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में से तेल बिल्कुल जैसे पानी बहता है वैसे ही तेल बह रहा है। तो ये बहुत बड़ी कहानी है। इसके साथ साथ ओमानी वाटर्स वाली मैंने जो आपको बात बताई, कुल मिला के ये हॉर्मुज का जो युद्ध है उसमें ईरान की पकड़ अगर मैं दिन पर दिन बात करूं तो काफ़ी कमज़ोर हो रही है, काफ़ी कम होती चली जा रही है। और यूएस नेवी की प्रोटेक्शन की वजह से शिप्स वहां से निकल जा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये केपलर का डेटा कह रहा है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूं तो कुल मिला के कहानी यही हो जाती है कि एक दिन, जैसे मैंने आपको बताया कि एक देश लीड ले लेता है, दूसरे दिन कोई दूसरा देश लीड। एक माइन वाली खबर थी, उससे फिर खत्म करते हैं इसको। एक माइन वाली खबर बीच में आई थी कि ईरान ने जो है ना वो माइन्स बिछानी शुरू कर दी हैं पूरे हॉर्मुज के ऊपर, कि मतलब अगर कोई ओमानी वाटर्स की साइड से जाएगा तो यहाँ से शिप गया, यहाँ से माइन आई और शिप ब्लास्ट हो गया, डैमेज हो गया। पर उसके बाद फिर ट्रंप का स्टेटमेंट भी आ गया है कि जो यूएस नेवी है उसने सारी की सारी माइन्स जो है वो वहां से क्लियर कर दी हैं। और अगर अब ईरान ने कोई नई माइन प्लांट करने की कोशिश की तो फिर हम ईरान के वेसल्स पर हमला करेंगे, ईरान पर फिर हमला करेंगे। तो ये कहानी है। कभी जो है ईरान कुछ अपनी तरफ से दाव चलता है, कभी अमेरिका अपनी तरफ से दाव चलता है। मतलब कुल मिला के ट्रंप ने इस हॉर्मुज की लड़ाई को काफ़ी सीरियसली ले लिया और यूएस पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है कि हॉर्मुज पर धीरे धीरे करके अपना कंट्रोल किया जाए ताकि ईरान को पूरा तोड़ा जा सके। मतलब आप याद रखिएगा इस चीज़ को कि ईरान इस युद्ध में केवल हॉर्मुज की वजह से ही बना हुआ है, नहीं तो उनकी इकोनॉमी पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुकी है। और इसके बाद मैं बात करूं, उनके पास इतनी सैन्य काबिलियत नहीं जो अमेरिका से लड़ सके। एक हॉर्मुज ही ऐसी चीज़ थी जिसने उसको इस लड़ाई में जिंदा रखा था, क्योंकि उससे वो पूरे विश्व पर इफेक्ट डाल सकती थी। पर अगर वो भी चला गया तो अमेरिका यहां से युद्ध जीत जाएगा। और दूसरी बात, अमेरिका में जो है मिड टर्म इलेक्शंस आने वाले हैं और ट्रंप की जो रेटिंग्स है वो काफ़ी गिर गई हैं। तो ईरान इस तरीके से भी वेट कर रहा है कि यहाँ तक कैसे भी करके मामला खिंच जाए, युद्ध खिंच जाए, हॉर्मुज पर अपना दबदबा बना सकें। उसके बाद जो भी आएगा उससे हम बात करके बेटर सुलझा लेंगे।
तो कुल मिला के कहानी यही थी हॉर्मुज की। और इसके बाद भी इसमें कोई अपडेट आता है तो हम आपके साथ ज़रूर लेके आएंगे वो अपडेट और आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। अगर आपकी कोई राय हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।